बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिफ्थ लेक्चर में हम हैं। अ, हमने अभी तक शुरू में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन वो देखा था कि क्यों करते हैं। उसके बाद हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखी है। बाकी 3 लेक्चर ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट उसमें गुजरे हैं, यानी कि टोटल 4। आज भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन के कुछ तरीक़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और फिर प्रैक्टिकलिटी कोड थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। अ, इसके बाद ये यानी कि लिस्ट है। एक नया मुझे रेफरेंस मिला, वो मैं डिस्कस करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन के मतलब एसोसिएशन, एग्रीगेशन, प्रिमिटिव टाइप के रैपर क्लासेस क्या होते हैं, बिग इंटीजर और बिग डेसिमल, थोड़ा सा हम रेगुलर एक्सप्रेशन के मतलब जानेंगे, और स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। उसके बाद हम कोड देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, और उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश करेंगे टू टू लर्न द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है, इसके साथ आज के लेक्चर के साथ ना यूँ समझ लें आपके जी, जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज़ें होती हैं कि जी क्या मेथड हम किस तरह लिखते हैं, डेटा हम किस तरह बनाते हैं, जो बेसिक निटी ग्रिटी है ना, वो हो जाएंगे। यानी कि आपको वो पता, यानी कि इस स्कोप के अंदर, इस इन 5 लेक्चर्स के अंदर वो सारी चीज़ें तकरीबन मिल चुकी होंगी, जो कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को की जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि हमें यानी कि वाज़ेह भी हो जाएगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को देख के, कि जब हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें लॉजिक हम आज कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जी यूँ कह लेंगे बेसिक बुनियादी जो ज़रूरियात हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, क्लासेस बनाना, डेटा स्ट्रक्चर को बनाना, उसको इस्तेमाल करना, उसमें क्या क्या होता है, तो ये इंशाल्लाह आज हो जाएगा। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, जो कि यूँ कह लें कि अभी वाली सारी चीज़ें, जैसे मैं कह रहा था ना, बुनियादी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये बुनियादी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वही चीज़ें हैं जो कि हम फंक्शनल से भी कर सकते थे। शायद आप लोगों को भी फील हो भी रहा होगा, या देखते भी, कोड करते हुए भी देखे कि जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते थे, फंक्शन मेथड बना देते थे, फंक्शन बना देते थे, और उसको कॉल कर लेते थे, तो वो वैसे ही था कि मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम चाहें तो उसी तरह हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्लास बनाने की, ऑब्जेक्ट बनाने की ऐसा उस तरह ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या बहरहाल ऑप्शन है कि हम उसको उसमें तो अब जब हम आगे जाएंगे और हम एडवांस्ड फीचर्स देखेंगे, तो वहाँ पर बेसिकली हम उन चीज़ों को टच करेंगे कि जो कि स्टिल फंक्शनल प्रोग्रामिंग में किया जा सकेगा शायद, लेकिन यूँ कह लेंगे थ्योरेटिकली किया जा सकेगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकेगा। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेयर्स को मैनेज करना और इंटरेक्शन मैनेज करना सिस्टम्स के। बहुत सारे सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जब वो इंटरेक्ट करते हैं, उसको मैनेज करना, कि फंक्शनल में आप वो काम ऑलमोस्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपको रियली जो असल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कह लें कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, न सिर्फ ये कि वो आपको पता लगेगी, बल्कि जब आप उसको उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेंगे, तो यू वुड फील योरसेल्फ कि जी you can do uh, complex task, you can implement complex scenarios in programming, तो जो कि आपको यानी कि यूँ कह रहे हैं कि पुश करेगा towards ultimate becoming programming guru or something, right? एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है वो करके ज़ाहिर सा है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन यही एडवांस्ड ही इन एनी केस फॉर ऑल योर फ्यूचर years that will make basis of whatever you do, ठीक है। हैविंग सेड दैट, हम आते हैं वापस अपने उसके ऊपर क्लोजिंग, यूँ कह लेंगे बुनियादी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो क्लोजिंग टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये मोर और लेस आपके बुक के चैप्टर 9th और 10th था जो हमने किया है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले जी एक नया रेफरेंस मुझे मिला, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी का है बेसिकली, और बहुत अच्छा है। इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उसके कॉन्सेप्ट और उसको समझाया गया है विद स्काला प्रोग्रामिंग, ठीक है।
जो कि जावा की एक फ्लेवर कह लें या जावा के ऊपर बना हुआ एक एक एक, एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज के ऊपर हम ना जाएं अगर, तो सिर्फ ये वाला एक चैप्टर जो है अगर हम वो देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये आई वुड रिकमेंड कि इसको कम से कम पढ़ें ज़रूर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होगा, वही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं होपफुली, लेकिन आपको एक और पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहनों में भी ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। जैसे मैंने उसमें से एक जो टॉप फर्स्ट एग्जांपल ही थी वो मैंने उठाया, तो देखें इसमें लेफ्ट पे जो खाला बनी हुई है, वो वो जो है क्या कहते हैं, उसके दिमाग में कोई आइडिया है, एक पिक्चर है, दो फूल हैं, उसमें एक बी जा रही है, ठीक है। उसने उसको ड्रॉ करना है, लेकिन कंप्यूटर ओके, आई आई नो ओनली 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 प्रिंट एल एंड, तो सैड फेस, ठीक है। तो कंप्यूटर इज सैड फेस बिकॉज इट कैन नॉट डू दैट। तो करना क्या है जी, हमने करना है वो जो दिमाग के अंदर जो चीज़ है, जो आइडिया है, ठीक है, उसको हमने अपने प्रोग्राम में, अपने ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारा यानी कि पैराडाइम है, तरीका है किसी चीज़ को कंप्यूटर की ज़ुबान में, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल ज़ुबान में लेकर आने के लिए, ठीक है। रोज इक्वल टू न्यू फ्लावर रेड, आपको लफ्ज लाइनों से साफ पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। वायलेट इज इक्वल टू न्यू फ्लावर ब्लू। उसके बाद ऑब्जेक्ट बी है, साउंड उसका बिज है, और कोऑर्डिनेट्स यानी कि कौन सी लोकेशन है। ये इस तरह करके अगर वो बताएगी तो कंप्यूटर इज ऑल हैप्पी फेस, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इस आइडिया को जो कि हमारे कह लें कि ब्रेन में होता है, उसको फिजिकली यानी कि उसको स्क्रीन पर लाने के लिए, या उसको किसी एक्चुअल यानी कि स्क्रीन पर लाना एक फिजिकल अमल है। जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं, जो कि यहाँ पर है ये वाला, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर के जब वो कंप्यूटर के उसमें फिजिकली जब आ जाता है, तो हम उसको इसी को बेसिकली हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम कहते हैं, ठीक है। हमारे इस पैराडाइम को हम इस तरीके को इस्तेमाल करके वी आर एबल टू कन्वर्ट अवर आइडियाज इनटू इम्प्लीमेंटेशन। बाकी आप उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस था जो कि मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अगर मुझे पहले मिलता तो मैं शायद इसको इस्तेमाल कर लेता, लेकिन खैर, लेट्स मूव ऑन। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने अपने उसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में भी और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे जितने भी एग्जांपल्स दी थी, हमें उसमें ये चीज़ नज़र आई थी कि जब हम किसी चीज़ को, अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को किसी चीज़ में, इसमें क्लासेस में या ग्रुप्स में या टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें साथ साथ ये भी पता लगता है कि उन ऑब्जेक्ट्स की आपस में कोई रिलेशनशिप, ठीक है। उस रिलेशनशिप को नॉर्मली एसोसिएशन कहते हैं। ये रिलेशनशिप कैसा होता है, कोई क्लास जो है वो किसी दूसरे के ऊपर कोई एक्टिविटी नॉर्मली परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अ स्टूडेंट टेक्स अ कोर्स, ठीक है। अ कोर्स इज टॉट बाय अ फैकल्टी, ठीक है। अ फैकल्टी टीचेस अ कोर्स, ठीक है। अ कोर्स इज टेकन बाय अ स्टूडेंट, अगर हम इन तीन के लिहाज से देखें। स्कूल है या कोई वट कोई भी हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट या क्लास वगैरह को हम सोचें, तो उसके मतलब हमें इसी तरह के मुख्तलिफ रिलेशनशिप उसके यहाँ मिल जाएंगे। इन रिलेशनशिप को, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती हैं, इनको हम एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। एसोसिएशन जो है वो उसको हम लिखते, यानी कि सबसे पहले तो हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, जब हम अपने यूएमएल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमने सीखा था कि हम उसको, क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्लास का नाम, फिर उसका डेटा, फिर उसके फंक्शन, जो फंक्शन हैं या बिहेवियर हैं, वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस क्लास को किसी दूसरी क्लास से हमने रिलेशनशिप वो बनानी है, तो सिंपल एक, ये जो है क्या कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, सॉलिड स्ट्रेट लाइन, उससे हम शो करते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है,
ये नंबर शो करता है कि वो जो रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशनशिप है वो, यानी कि उसकी कार्डिनैलिटी क्या है, उसको मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या है, मतलब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो है वो अनलिमिटेड अगर कोर्स ले सकता है, तो हम उसको स्टार से जाहिर करते हैं। ठीक है, कि स्टार मीन अनलिमिटेड, जो कि हम नॉर्मली हर जगह स्टार, हम अगर आपने कंप्यूटर में हर जगह आप जहाँ पर भी स्टार यूज़ करें तो वाइल्ड कार्ड उसको कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो और मोर। ठीक है, तो ज़ीरो और मोर, अगरचे हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ये यानी कि 0 to 5 लिखा हुआ था, यानी कि मैक्सिमम 5 कोर्स ले सकता है। लेकिन खैर, 0 to 5 अगर होगा तो हम यहाँ 0 to 5 लिखेंगे। अगर तो 0 to और मोर यानी कि वट एवर, कोई लिमिट नहीं है, वो हो तो स्टार होगा। On the other hand, a course can be taken by 5 or 60 students, 5 to 60 students, यानी कि मिनिमम 5 स्टूडेंट हो तो कोर्स ऑफर होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स होंगे तो वे एक कोर्स उसमें आ सकेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये अगर इस तरह के रूल्स हों तो हम उसको ऐसे करके डिपिक्ट करते हैं। अभी हम ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यूएमएल हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट शो करता है। ऐसे ही है ना, हम कहते हैं जी कि भाई रिक्वायरमेंट है क्या, और रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिज़ाइन है क्या हमारा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फैकल्टी जो है वो 0 या 3, मैक्सिमम 3 कोर्स पढ़ा सकती है, और कोर्स जो है वो किसी न किसी एक फैकल्टी से ही एक फैकल्टी पढ़ाती है, यानी कि दो टीचर एक कोर्स नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो ये हमारा यूएमएल में हम तरीका है। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन और उसके एजेस के ऊपर कार्डिनैलिटी, यानी कि कार्डिनैलिटी अपोजिट साइड पर होता है, जिस साइड की नंबर्स वो हो, जैसे स्टूडेंट 5 या 60 हैं, या स्टूडेंट हैं जिनके जिनके ऊपर लिमिट लगी हुई है, तो वहाँ पर हम वो लिख देते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये तो हो गया कि हम बताते कैसे हैं जी। हम रिक्वायरमेंट को हम यूएमएल में या कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंट सिंपली एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का रेफरेंस या ऑब्जेक्ट, हम जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट की क्लास में कोर्सेज का वेरिएबल बनाया था, कि जी एक कोर्स, एक स्टूडेंट जो है वो 5 मैक्सिमम कोर्स ले सकता है, ये हमने बनाया था ना। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि हमने इम्प्लीमेंट किया है एसोसिएशन को। ठीक है, तो एसोसिएशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका दूसरी क्लास का रेफरेंस डायरेक्टली उसमें ऐड कर देते हैं, या उसको हम वेरिएबल कहें, उसको डेटा कहें, उसको वट एवर जो मर्ज़ी कहें, वो हम उसको ऐड कर देते हैं। ये एक मिसाल है। इसके अलावा टीचर के कोर्स, टीचर के क्लास के अंदर कोर्स का ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह अगर उल्टा रिलेशन, यानी कि रिलेशनशिप अमूमन दोनों तरफ से ही होती है। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट 5 कोर्स ले सकता है, तो उसी तरह कोर्स के स्टूडेंट हैं, जैसे कि यहाँ से भी नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्मली ये दोनों तरफ से होती है। तो लिहाजा अगर यहाँ पर हम, यहाँ पर नहीं बनाया हुआ हमने, अगर हम उसके क्लास क्या कहते हैं कोर्स में जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी उसी तरह ज़्यादा होते हैं, तो स्टूडेंट की एरे होगी। सिंपल। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा ही हो। ठीक है, मेथड या बिहेवियर की मदद से भी हम रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, यानी कि एसोसिएशन ही। जैसे ऐड टीचर है मिसाल के तौर पर, ऐड टीचर इवेंचुअली टीचर्स की लिस्ट में ऐड करेगा। ठीक है, तो वो अगरचे डेटा मौजूद है, लेकिन बाज़ केसेस में, रेयर केसेस में ये हो सकता है कि डेटा सेव ना करता हो, सिर्फ प्रोसेस करता हो, तो प्रोसेस करने वाला काम जो है वो भी रिलेशनशिप है। यानी कि मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि जी ऐड टीचर का मेथड हो, जो कि आपका क्या कहते हैं कोर्स का ऑब्जेक्ट है ना आपके पास यहाँ पर, तो वो कोर्स के अंदर टीचर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगले अगली क्लास के अंदर ऐड कर देता हूँ, अपने पास ना रखता हूँ। तो इन एनी केस सिंपल बात, सिंपल ये है कि 99% ऑफ द टाइम आप एसोसिएशन इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा के ज़रिए, यानी कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का इंस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन और अमूमन अमूमन और इसके साथ मेथड्स भी होते हैं।
ठीक है, जैसे अगर यहाँ कोर्सेज हैं तो स्टूडेंट का ऐड कोर्स भी होगा। ठीक है, अमूमन ये नॉर्मली ये होगा। और रेयर केस में, वेरी वेरी रेयर केस में क्या होगा कि जी मैं डेटा नहीं है लेकिन मेथड है। दोनों तरीके से हो सकते हैं इम्प्लीमेंट जो है वो, डेटा से भी और मेथड से, दोनों से करते हैं। ठीक है, द क्लास नीडिंग टू परफॉर्म एक्टिविटी कीप्स रेफरेंस टू अदर क्लास और क्लासेस। और जैसे हमने कहा कि ये दोनों साइड से हो सकते हैं, और अमूमन दोनों साइड से ही होते हैं कि जी स्टूडेंट के पास कोर्स है तो कोर्स के बाद भी स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमने इसको बहुत दफ़ा यूज़ किया, सारे क्लास के अंदर साथ दूसरे क्लासेस के रेफरेंस रखे थे, तो प्रैक्टिकली हम वो एसोसिएशन इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई क्लास जो है वो उसके अंदर कोई एसोसिएशन ना हो, मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट एक क्लास होती है, यानी कि एक क्लास एक ख़ास काम के लिए है, उसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उसके अंदर कोई एसोसिएशन नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो अभी हम एसोसिएशन की बात कर रहे थे, तो जब हम क्लास के किसी दूसरे क्लास से रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो एसोसिएशन उसको हम कहते हैं, यानी कि कोई भी ताल्लुक हो उसका। लेकिन उस ताल्लुक का, उस एसोसिएशन का एक स्पेशल टाइप भी होता है। यानी कि अगर तो ये जो एसोसिएशन है या जो टाइप है, ये जो ताल्लुक है, ये अगर ऐसा ताल्लुक हो कि जी एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे को ओन करता हो। ठीक है ना, अगर तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जी एक स्टूडेंट है, इट टेक्स अ कोर्स, ठीक है ना, जस्ट टेक्स अ कोर्स। ऑन द अदर हैंड अगर वो उसको ओन कर रहा हो, जैसे स्टूडेंट है तो उसका नेम, ठीक है, नेम वैसे बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन एड्रेस कह लें मिसाल के तौर पर। ठीक है, एड्रेस क्योंकि खुद एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, क्योंकि एड्रेस में स्ट्रीट नेम, टाउन नेम, हाउस नंबर एक्सेट्रा, काफ़ी यानी कि कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे वो हो सकते हैं कि जिसमें हम कहें कि जी जैसे टीचर के ऑफिस आवर्स हैं। ठीक है, टीचर टीच कर रहा है कोर्स को, वो एसोसिएशन की एक स्पेशल टाइप भी हो सकती है। ठीक है, अगर तो वो उसके स्पेशलाइज्ड कोर्स है मिसाल के तौर पर। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन करने का मतलब ये है कि जी अगर तो वो टीचर के ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यह है, हम इसको कहेंगे ऑन कर रहा है। इसमें नॉर्मली इसका बड़ा सिंपल शॉर्टकट क्या होता है इसको समझने का, इसके अंदर हैज़ का रिलेशनशिप होता है। हम स्टूडेंट टेक्स अ कोर्स जैसे कह रहे थे ना, तो टेक्स अ कोर्स जो है वो नहीं होगा, स्टूडेंट हैज़ अ कोर्स अगर हो। ठीक है, जैसे टीचर हैज़ अ स्केड्यूल, टीचर हैज़ एन ऑफिस आवर्स। ठीक है, टीचर हैज़ अ, अगर फर्ज किया टीचर हैज़ अ, यानी कि ये खैर एग्जांपल जो है वो मिक्स है, टीचर हैज़ अ कोर्स हो, टीचर टीचेज अ कोर्स भी हो सकता है, टीचर हैज़ अ कोर्स उस सूरत में होगा ना कि अगर स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो कि अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर यही टीचर टीच कर रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे कि दिस टीचर ओन्स दैट कोर्स ना, तो दिस टीचर हैज़ दैट कोर्स। तो इन दैट केस हम उसको कहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं एग्रीगेशन। अच्छा, अब एग्रीगेशन के अंदर भी अगर अगर तो ओनरशिप ऐसी हो कि जी दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट इट, ठीक है, तो फिर हम उसको कह देते हैं कंपोजिशन। तो तीन लेयर हो गई हमारी एसोसिएशन की। एक तो एसोसिएशन, नॉर्मल एसोसिएशन, जब भी एक क्लास किसी दूसरे क्लास के साथ कोई इंटरेक्शन करती है तो हम उसको एसोसिएशन कहते हैं। अब वो इंटरेक्शन जो है वो अगर ओनरशिप के लिहाज से है, अगर एक क्लास को हम कहते हैं कि जी वो हैज़ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमारा एग्रीगेशन बन जाता है। और अगर वो ओनरशिप ऐसी है कि अगर तो पेरेंट एग्जिस्ट ना करता हो, तो जो चाइल्ड है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, तो इसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन, अगर हम लफ्ज़ों को भी देखें, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ देखें, एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ों को मिला के बन जाना ना, एग्रीगेट कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, तो वो ओनरशिप वाली चीज़ है। और कंपोजिशन है कि जो कि बना उस चीज़ की मदद से, उसकी मदद से, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एग्रीगेशन रिलेशनशिप जो होता है वो बिहेवियर से नहीं इम्प्लीमेंट होता, वो डेटा से ही इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और एग्रीगेशन जो है वो जो है विद इन इट्स ओन क्लास भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल सामने है कि अ पर्सन कैन बी अ सुपरवाइजर।
ठीक है। अगर पर्सन है तो पर्सन का पर्सन से नहीं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का सुपरवाइजर हो सकता है। मतलब ये कि क्या कहते हैं, वो क्या हो गया, ये एग्रीगेशन हो गया। ठीक है। कि जी एक पर्सन जो है वो वही सेम पर्सन जो है वो उसका उसके उसका उसकी क्लास में एक और पर्सन का ऑब्जेक्ट होगा, जो कि सुपरवाइजर उसके रोल से होगा। ठीक है। अगर तो सुपरवाइजर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो सुपरवाइजर का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज़ हमने मिस कर दी, इसमें और एसोसिएशन में फ़र्क क्या होता है कि हम ये इसके एंड पे डायमंड यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर तो एग्रीगेशन हो तो हम उसको यानी कि नॉर्मल डायमंड इस्तेमाल करते हैं। अगर कंपोजिशन हो तो हम सॉलिड डायमंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बहरहाल डेटा यानी कि क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। हम कॉमन सेंस में यूँ कह लें कि जहाँ पर भी हैज़ के रिलेशनशिप है, हम वहाँ पर इस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअली हमें यानी कि चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज एसोसिएशन इज़ गुड इनफ का, यू नो, उसका आइडिया आपको गुड इनफ है कि जी आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसका ज़्यादा की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हुआ? अच्छा जी। हमने प्रिमिटिव टाइप पढ़े थे। ठीक है। क्या होते हैं, इंट, करेक्टर, चैर, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। ठीक है, बूलियन। तो 7 थे मेरे ख्याल में। तो वो प्रिमिटिव टाइप हमने पढ़े थे। और अब हम उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी, तो उसमें काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हमने पढ़ी कि किस तरह क्लासेस में हम फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे एक डेटा को हम ज़रा ज़्यादा वर्सटाइल बना देते हैं, यानी कि उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीक़े से, मिसाल के तौर पर हमने स्टूडेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम कर रहे थे, तो उसमें जैसे स्टूडेंट की क्लास हमने बनाई थी, और उससे स्टूडेंट की क्लास जो होंगी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, तो उसको उसमें हमने एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर दिए थे जी कि गेट स्टूडेंट इन्फो और इस तरह की चीज़ें। इन सिंपल वर्ड्स, हम क्लासेस को इस्तेमाल करके एक आम से ऑब्जेक्ट को, आम से डेटा को हम इनरिच कर देते हैं, हम उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। ठीक है, हम उसमें बिहेवियर ऐड कर देते हैं। तो हम अगर हम ये सब कर देते हैं तो वाई नॉट के जी जो प्रिमिटिव टाइप है, इंटीजर का इंट है और कैरेक्टर है, उनके अंदर भी हम थोड़े से इनरिचमेंट कर दें उनको। मिसाल के तौर पर एक करेक्टर है, तो हमारे पास इस तरह का बिहेवियर उसमें ऐड हो जाए कि हम उस करेक्टर से पूछ लें, भाई आर यू अ डिजिट और आर यू अ करेक्टर लेटर। ठीक है, अब ये तो प्रिमिटिव टाइप में नहीं होता। हम एक इंटीजर से पूछ लें कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट यू कैन स्टोर। हम उससे पूछ लें व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर दैट यू कैन कीप। मोस्ट प्रॉब्ली ज़ीरो ज़ीरो नहीं, नाइन माइनस में जो नंबर बनेगा। ठीक है। तो यानी कि वो हमें वैसे तो पता होती है, लेकिन हम उससे इस तरह उसके पास हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप में जो है वो कोई इस तरह के एक्स्ट्रा फंक्शन ना एडिट होता है, ना एडिट करने की फैसिलिटी होती है, ऐड करने की फैसिलिटी होती है। ठीक है। तो हम अगर हम उसमें ऐड कर लें तो हो सकता है हमारे हमारे काफ़ी सारे काम आसान हो जाएं। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके अंदर वो सारे काम, जैसे मैंने भी बताया आपको कि जी अगर हम अ, उसका नेगेटिव नंबर एक नंबर है, उसका नेगेटिव नंबर एक नंबर है, उसको मिसाल के तौर पर उस मैक्सिमम नंबर हमने अभी दो दो मिसालें दी, बाकी इतने सारे उसके अंदर फंक्शन हैं मौजूद। जावा ने ये जो हम कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा इनरिचमेंट हो, तो जावा ने वो जावा की लैंग्वेज पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग के अंदर, जिसके अंदर स्ट्रिंग भी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है, जिसके अंदर बाकी सारे हैं, उसके अंदर ये रैपर क्लासेस हम उन्हें कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का रैपर होता है ना, तो उसी तरह ये प्रिमिटिव टाइप के रैपर्स हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के रैपर्स जो हैं वो डिफाइन जावा ने खुद से किए हैं। ये जो रैपर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये
एक्स्ट्रा आपको डेटा और एक्स्ट्रा आपको ऑपरेशंस ऐड कर देते हैं उन्हीं प्रिमिटिव टाइप में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जी आपको जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट इंटीजर जो है वो आपको आराम से इंटीजर डॉट गेट मैक्स करेंगे या डॉट मैक्स नंबर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा डेटा मिल जाता है और इसी तरह एक्स्ट्रा ऑपरेशन जो है वो काफ़ी सारे मौजूद हैं, वो भी हम शायद देखेंगे अभी, और इन एनी केस हम जावा डॉट लैंग के पैकेज के अंदर जाके देख ही सकते हैं। ठीक है, इनके नाम जो है वो फुल इंटीजर और कैरेक्टर, यानी कि फुल है, फुल मतलब इंटीजर ऐसे करके कैपिटल आई के साथ, क्योंकि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल के साथ होता है ना, करेक्टर। ठीक है, सी कैपिटल के साथ करेक्टर। तो अगर हम ये क्लास देखें जाके तो इसके ये बेसिकली जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है। तो ये जावा ने आपको बिल्ट इन ये दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड क्या है कि चूंकि ये जावा ने दिए हुए हैं तो इसका एक और फ़ायदा ये है कि जावा ने इसकी कन्वर्जन जो है वो भी बिल्ट इन दी हुई है। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास रैपर क्लास हो तो आप उससे प्रिमिटिव टाइप आराम से, यानी कि आपको कुछ स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, और अगर आपके पास प्रिमिटिव टाइप हो तो आपको उसको रैपर क्लास में कन्वर्ट करना वो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब कि जी देखें, जैसे ये न्यू इंटीजर वन, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रिमिटिव टाइप वन दिया न्यू इंटीजर को तो इंटीजर बन गया, यानी कि रैपर टाइप बन गया। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग में हमने 1000 दिया, वो भी आई और जे में वैल्यू क्या आएगी, ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये जो है ये बेसिकली डिस्प्ले शो कर रहा है आई वन जे 1000। तो लिहाजा आई को देखें सिंपल डिजिट दिया हुआ था और जे को स्ट्रिंग दिया हुआ था। तो सिंपल इसको कन्वर्ट करना अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पर मिस है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अ, मिसाल के तौर पर ये उसमें यानी कि ये इंटीजर आई जो है ये बेसिकली इंटीजर मैं फ़र्ज़ किया लिख देता हूँ पी, ताकि डिफरेंट हो जाए। इसको मैं 3 लिख दूंगा सिंपल, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग, यानी कि उसको बॉक्स में डाल देना ना, 3 को बॉक्स में डाल देना। तो ये हमारा इंटीजर p इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो दैट विल वर्क, ये यानी कि जावा के अंदर बिल्ट इन है। और इसका रिवर्स भी इज़ ओके टू, यानी कि जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन देखें आप, सॉरी इससे ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन के इंट के इज इक्वल टू आई, आई जो है हमारा वो तो इंटीजर यानी कि रैपर है। ठीक है ना, ये वाला है। अगर हम उसको सिंपल प्रिमिटिव को असाइन कर दें तो असाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ मैंने एग्जांपल दी हुई थी, ये रहा इंटीजर आई इज इक्वल टू, अगर हम वन लिख दें तो इसको इस चीज़ को हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, कि वन हमारा आई इंटीजर रैपर टाइप में चला गया, इसका मतलब इसको बॉक्स कर लिया। और ये वाली चीज़ जो है ये के इज इक्वल टू आई, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है कि जी अगर हमारा इंटीजर यानी कि रैपर टाइप जो है आई, वो अगर हम उसको सिंपल प्रिमिटिव को असाइन कर दें तो वो भी हो जाएगा। रैपर क्लासेस शुड बी यूज्ड वेयर प्रिमिटिव टाइप्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, यानी कि अगर हमें कहीं पर ऐसे काम करने हैं मिसाल के तौर पर जो कि प्रिमिटिव टाइप से नहीं होते, तो वहाँ पर हमें रैपर टाइप इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि प्रिमिटिव टाइप टाइप मौजूद ही इसलिए हैं कि दे आर वेरी 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 एफिशिएंट। ठीक है, आपका कोड जो है वो बहुत ही फास्ट होगा अगर वो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप यूज़ करेगा। अ, लेकिन अगर आपको फंक्शनैलिटी ऐसी चाहिए जो कि अदरवाइज आपको खुद इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो यू शुड बी यूजिंग रैपर क्लासेस। और रैपर क्लासेस क्या हैं, रैपर क्लासेस अगर हम जाएंगे जावा डॉट लैंग के पैकेज में, मुझे यहाँ पर लिस्ट रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सारे तकरीबन जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उन सब के रैपर क्लासेस मौजूद हैं, यानी कि इंटीजर फ्लोट डबल और क्या है लॉन्ग, कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे फंक्शन, बहुत सारे यूज़फुल फंक्शन के जी इज़ डिजिट इज़ अल्फ़ा, आपको
मेरे ख्याल में जावा के अंदर तो ये भी है कि जी आपको यूनिकोड डिजिट, यानी कि अगर वो डिजिट है इन उर्दू, डिजिट है इन इंग्लिश, डिजिट है इन अरेबिक, तो सारों को टेस्ट करके बता देता है आपको। तो दैट इज़ वे एफिशिएंट कि जी आप खुद से हर चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे यूज़र ने जो इनपुट दिया है कि इज इट अ नंबर और नॉट। इस तरह के बहुत सारे उसमें फीचर्स हैं। एक क्लास को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीजर। सबसे ज़्यादा यूज़ भी मोरलेस यही होता है। दो कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये भी एक तो बात है कि सारे रैपर क्लास जो हैं वो इम्यूटेबल हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, इम्यूटेबल कौन से क्लासेस होते हैं? वो क्लासेस होते हैं जो कि एक दफ़ा आप बनाने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने इसको जब इंटीजर के कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करके डिफाइन कर दिया तो दैट्स इट। उसके बाद वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो या तो इंटीजर का जो कंस्ट्रक्टर है वो या तो इंट लेता है, यानी कि इंटीजर से इंटीजर बनता है, और या फिर वो स्ट्रिंग एस लेता है। स्ट्रिंग में यानी कि अगर फर्ज किया 23 लिखा हुआ है तो वो 23 का इंटीजर बना देगा। अब फील्ड्स देख लें। ये चार फील्ड्स हैं इसके अंदर। मैक्स वैल्यू, जैसे अभी मैं कह रहा था कि इंटीजर के अंदर मैक्स वैल्यू कौन सी स्टोर हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कौन सी स्टोर हो सकती है, साइज द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट एन इंट वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि जो बाइनरी के अंदर हम जितने बिट्स, अगर फर्ज किया हमारे पास एक नंबर है 5475, तो अगर हमें चाहिए कि जी वो कितने बिट्स यूज कर रहा है तो हम इससे साइज के फंक्शन से हम इस्तेमाल करें। टाइप द क्लास इंस्टेंस रिप्रेजेंटिंग द प्रीमियर टाइप इंट। तो टाइप जो है बहरल, ये शायद अभी आपने पढ़ा ही नहीं है टेम्पलेट्स, तो ये बाद में शायद आपको इस्तेमाल होंगे। ये इसके मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि कितने सारे हैं देखें। डिकोड, इनकोड, हैश कोड, हाईएस्ट वन बिट, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, यानी कि आपने कन्वर्ट करना हो एक इंट को लॉन्ग के अंदर। ठीक है, तो उसका एक क्विक तरीका है इसमें कि जी आप रैपर क्लास इस्तेमाल करके डॉट लॉन्ग वैल्यू कर दें, ये वाली चीज़, तो वो जो है वो लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ लीडिंग ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ हैं, पार्स इंट। पार्स इंट आप सबसे ज़्यादा शायद यूज़ करेंगे। यानी कि एक स्ट्रिंग में आपको इनपुट मिला है, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग है, एक नंबर है आपके पास, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी तरह वैल्यू ऑफ वगैरह। बहरहाल जब आप इसको एक खुद से एक्सप्लोर करेंगे और इसको इस्तेमाल जो है वो ट्राई करें, तो कई जगहों पर, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है टोटल चालाकी का नाम है कि आपने, क्योंकि एक कोड को आप 10 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कोड को किस चालाकी से इस्तेमाल करना है कि आपको कोड कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, आप रीयूज़ ज़्यादा, कम से कम लिखने का दूसरा मतलब रीयूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यानी कि अगर जावा ने एक काम आपको करके दे दिया है, तो why would you write it yourself? Because most probably Java has implemented it far efficiently. ठीक है। अच्छा, इसी तरह जावा डॉट लैंग डॉट करेक्टर है। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप जाएंगे जस्ट गूगल करें जावा, जावा डॉट लैंग डॉट करेक्टर, वट एवर, इतना लिख देना कि जावा लैंग करेक्टर, ये तीन लफ्ज़ लिखते हैं तो आपको वो पेज मिल जाएगा। और उसमें यही वाले सारे क्या कहते हैं मेथड्स, उसकी डिटेल वगैरह होगी और उसकी तफसील मौजूद होगी। आप वहाँ पढ़ें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। जो एग्ज़ाम वगैरह आपके होंगे तो उसमें इंटीजर, करेक्टर, वट सारों में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, जो अभी हम देख रहे थे रैपर क्लासेस, वो बेसिकली रैपर क्लासेस हैं प्रिमिटिव टाइप्स की। तो लिहाजा जो प्रिमिटिव टाइप का साइज़ है, जो भी साइज़ है उसका वो वही है। ठीक है, लिहाजा अगर एक लॉन्ग के अंदर, प्रिमिटिव टाइप लॉन्ग के अंदर 2 to the power 64 इतना बड़ा नंबर अगर स्टोर हो सकता है, तो लॉन्ग के रैपर टाइप के अंदर भी उतना ही बड़ा स्टोर हो सकता है, क्योंकि रैपर टाइप जो है वो एज इज प्रिमिटिव टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लिमिटेशन ही आपकी ये है कि आपको बड़े बड़े नंबर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अगर तो हमारी लिमिट समहाउ हमने स्टार्स काउंट कर रहे हैं, या हमने कोई इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है जिसमें हमने बहुत बड़े नंबर को बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, वट इस तरह की चीज़ करनी है। मिसाल के तौर पर एक डिजिट जिसके एक नंबर जिसके 100 डिजिट्स हैं, तो वो तो हमारे प्रिमिटिव टाइप में हो ही नहीं सकते।
और डेफिनेटली प्रिमिटिव टाइप में नहीं हो सकते, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रैपर में भी नहीं हो सकते, क्योंकि रैपर उस तरह फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करते, वो सिर्फ इनरिच करते हैं। ठीक है, उसका बेसिक उसका साइज नहीं चेंज कर रहे। तो उसके लिए स्पेशली नंबर्स के केस में ये सिर्फ ये होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो बिग इंटीजर और बिग डेसिमल की दो क्लासें हैं। ये जावा डॉट मैथ के अंदर है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बहरहाल जावा डॉट मैथ, ये इसके अंदर ये दो क्लासें मौजूद हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली एनी साइज ऑफ नंबर यू कैन यूज दीज टू प्रोसेस। यानी कि अगर आप इसमें फर्ज के 1000 डिजिट का नंबर डालें और उसको प्रोसेस करें, प्रोसेस करने का मतलब ये है कि 1000 डिजिट के नंबर को एक और 1000 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट कैन डू इट। ठीक है, हो सकता है आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए सो जाए, लेकिन दैट्स इट, ये कर देगा इवेंचुअली। ठीक है, तो यहाँ जैसे मिसाल नीचे मैंने दी हुई है, ये 100 डिजिट का नंबर है, बिग इंटीजर, उसको मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे जो है जो ब्लैक बैकग्राउंड में है, ये बेसिकली 100 डिजिट के उस ऊपर वाले नंबर का जो कि ब्लू उसमें है कलर में, उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है और ये हमारा स्क्वायर्ड नंबर। आई थिंक इट इज़ काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं, 200 डिजिट हैं कि कितने डिजिट हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो बिग डेसिमल और बिग इंटीजर जो है वो बहुत बड़े बड़े नंबर नॉर्मली आप कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अगर आप ब्लॉकचेन और पीकेआई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट इट कि अभी आपको पता हो। लेकिन अगर वहाँ पर आपको वो टोटल मैथ्स और कैलकुलेशन के ऊपर बनी हुई टैक्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर को कंप्यूट करना पड़ता है टू क्रिएट यूनिक नंबर्स एक्सेट्रा। तो मिसाल के तौर पे वहाँ इस्तेमाल होते हैं। हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस मेरे ख्याल में पहले तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमने स्ट्रिंग के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन है, एक फंक्शन तो लाजमी है, उसके अलावा भी हैं मैचेस का, कि जी अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर से कोई पैटर्न, कोई पार्ट, कोई कुछ ढूंढना है, ठीक है, तो उसके लिए आप वो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं मैचेस। इसी तरह मेरे ख्याल में रिप्लेस है, इसी तरह और भी मेथड्स हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं आपको कि आप कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डिफाइन कर सकें। ठीक है, अ, पहले मैं बताता हूँ उसमें से दो चार रूल्स मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इवेंचुअली आप पढ़ते रहेंगे। अभी ये इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि नए नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। अभी के जो हमारा वो है, यूँ कह लेंगे स्कोप जो है, वो थोड़ा सा है। बहरहाल उस थोड़े से स्कोप में ये चार छः रूल में आपको, पांच रूल्स जो हैं, ये मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको इसके यूजेज बताता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर होगा। पहला रूल जो ये स्टार का है, स्टार वही चीज़ है जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कि ज़ीरो और मोर। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में ये भी वही बताता है जो नॉर्मल है इसका, इस यूसेज, यानी कि ज़ीरो और मोर का। लेकिन सिर्फ ये है कि जो भी प्रीसीडिंग करेक्टर है ना, जो पिछला करेक्टर जो भी है, ठीक है, उसका उसको ज़ीरो और मोर कर लो। मिसाल के तौर पर अगर तो स्टार लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर ए के बाद ए के बाद स्टार लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है ज़ीरो और मोर ए। ठीक है, अगर तो वन के बाद स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वन, यानी कि वन 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 वन, ये भी सही है, वन भी सही है और नथिंग भी सही है। सही है का मतलब ये है कि दैट इज सेटिस्फाइंग दैट रूल।
ठीक है, तो जीरो और मोर ऑफ ऑफ द प्रीसीडिंग कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क क्या है? इज यूज टू रिपीट प्रीसीडिंग कैरेक्टर फॉर अ सिंगल टाइम। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जो पिछला कैरेक्टर है वो एक दफा, दैट्स इट, ओनली वन टाइम। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि ए के बाद अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ए एक दफा आ सकता है, लेकिन जीरो या वन, या ए भी सही है और नथिंग भी सही है, लेकिन ए सही नहीं है, या ए बी सही नहीं है। ठीक है, तीसरा रूल है जी डॉट। रूल कह लें या यूं कह लेंगे, जो जिसमें टूल इस्तेमाल होता है, तो डॉट जो है वो किसी भी करेक्टर के लिए, यानी कि डॉट का मतलब है कोई भी करेक्टर, तो लिहाजा अगर डॉट लगा हुआ हो उसके बाद स्टार लगा हुआ हो, इसका मतलब है कोई भी करेक्टर जीरो और मोर टाइम्स, या डॉट लगा हुआ हो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, ठीक है, इसका मतलब है कोई भी करेक्टर जीरो और वन टाइम। ठीक है, और इसी तरह चौथा है स्लैश डी। तो स्लैश डी यूज होता है डिजिट के लिए, तो यानी कि ये कंबाइन भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, स्लैश डी। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं, अच्छा, वो पांचवा रूल है। पांचवा रूल क्या है कि ब्रैकेट के अंदर एन। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर एन का मतलब है कि एन टाइम्स जो है ना वो एग्जैक्टली एन टाइम्स वो रिपीट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर स्लैश, अच्छा मैंने स्लैश उल्टा लिखा हुआ है इधर, ये स्लैश ऐसे वाला है। ठीक है, बैक स्लैश है। ठीक है, ये वाला। तो बैक स्लैश डी जो है उसके बाद अगर ब्रैकेट लगी हुई है और थ्री लगा हुआ है, इसका मतलब है कि तीन डिजिट, यानी कि एक दो तीन ये सही है, नौ एक दो ये भी सही है, लेकिन एक दो बी ये सही नहीं है, या एक ये भी सही नहीं है। ठीक है, एक दो ये भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि तीन डिजिट होने चाहिए एग्जैक्टली। ये एग्जांपल्स हैं। हेलो वन टू थ्री, जब हम कहते हैं कि भाई हेलो वन टू थ्री जो स्ट्रिंग है, क्या वो हमारे इस पैटर्न से, इस रूल से मैच कर रही है? तो हम देखें तो डॉट 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 पांच दफ़ा डॉट्स हैं और तीन दफ़ा डिजिट है। ये डबल स्लैश इसलिए लगा हुआ है कि जावा के अंदर हम एक बैक स्लैश नहीं लगा सकते। जब भी हम एक बैक स्लैश लगाएंगे हमें दो बैक स्लैश लगाने पड़ेंगे, ताकि एक स्केप, एक हम उसको स्केप बैक स्पेस कहते हैं, कि जब वो बैक स्पेस आता है तो वो अगले को फिर स्पेशल ट्रीट करता है। जैसे हमने बैक स्लैश टी लगाते थे तो टैब आ जाता है, बैक स्लैश एन लगाते हैं तो न्यू लाइन आ जाता है। ठीक है, तो बैक स्लैश के बाद बैक स्लैश आ जाए तो वो उसको बैक स्लैश फिर कंसिडर करता है, तो लिहाजा अब एक बैक स्लैश हो गया, और उसके बाद अगर डी लगा हुआ तो इसका मतलब बैक स्लैश डी बन गया। ठीक है, तो ये पहला रूल कह रहा है जी कि पांच करेक्टर्स, सी 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 सी, अगर हम सी लिख सकते हैं करेक्टर को, और तीन डिजिट्स। ठीक है, तो हेलो वन टू थ्री जो है वो पांच करेक्टर्स हैं और तीन डिजिट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये इफ के अंदर भी हम लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर, तो ये ट्रू रिजल्ट आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? डॉट के बाद ब्रैकेट में पाँच है, इसका मतलब क्या होता है? डॉट के बाद अगर ब्रैकेट में पाँच हो तो इसका मतलब होता है कि भाई जो भी पीछे है उसको पांच एग्जैक्टली पांच दफ़ा रिपीट करना है, यानी कि पांच कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हेलो में पांच कैरेक्टर्स हैं, और इसी तरह बैक स्लैश डी को तीन दफ़ा रिपीट करना है। ठीक है, तो जिस तरह स्टार हमारा जीरो टू मोर होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती, क्वेश्चन मार्क जीरो टू वन होता है, ठीक है, लिमिट होती है, लेकिन जीरो यानी कि ऑप्शनल है दोनों। स्क्वायर ब्रैकेट हमारी, सॉरी करली ब्रैकेट हमारी क्या है कि एग्जैक्टली exactly चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो लिहाजा ये भी ट्रू है हमारा, यानी कि पांच करेक्टर्स और पांच, सॉरी तीन डिजिट्स। ठीक है, उससे अगला बिट देखें, डॉट स्लैश 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 डॉट डिजिट थ्री, तो लिहाजा डॉट स्लैश भी वही चीज़ है कि, लेकिन इसमें ये है कि अब ये देखें हेलो जावा वन टू थ्री है। अब चूंकि पिछले वाले में देखें वो था फाइव था, तो पांच एग्जैक्टली पांच करेक्टर थे, तो
पिछले वाला अगर यहाँ पर होता तो हेलो जावा जो है वो फेल हो जाता है। यहाँ क्या है, डॉट स्टार का मतलब है कि जीरो और मोर, इसका मतलब है कि ये हेलो जावा जो है वो मोर के उसकी कैटेगरी, यानी कि करेक्टर्स होने चाहिए जितने मर्जी हो, और आखिर में 3 डिजिट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा आखिरी में 3 डिजिट और शुरू में बहुत सारे करेक्टर्स। अगर वो जीरो करेक्टर होते तब भी वो ट्रू होता। फिर इसी तरह हेल, हेल लिखा हुआ है और एक करेक्टर और एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि हेल उसके बाद एक करेक्टर और हो सकता है, तो लिहाजा हेलो 1 2 3 जो है वो भी ट्रू है। अच्छा, और आखिरी वाला क्या है, वो हेल 1 2 3 है। हेल 1 2 3 जो है वो यहाँ ट्रू है, क्योंकि सेम रूल के साथ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़ीरो या वन होता है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों। तो ये 4 5 रूल हैं। ये आपका 10.10 बुक के अंदर सेक्शन है, आप उनको पढ़ें, उसको पढ़ें। उसमें बेसिकली यही 4 5 रूल रिपीट होते रहते हैं, यानी कि इसी के बारे में ज़्यादातर है। लेकिन अभी आपके लिए ये यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको आपने अच्छे से करना है, या आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि कौन सी चीज़ पैटर्न, किस पैटर्न को इसका मकसद, जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपकी बुक में भी है, वो मुझे पता नहीं क्यों मैं भूल गया यहाँ लिखना। जैसे फ़ोन नंबर को आप वैलिडेट करते हैं अगर, ठीक है, तो फ़ोन नंबर अमेरिका में जिस तरह लिखे जाते हैं वो आपकी बुक में उस तरह है कि 3 5 8 -1 2 -1 3 9, इस तरह फ़ोन नंबर लिखे जाते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो लिहाजा आप इसको अगर मैच करना चाहें कि जी 3 डिजिट होने चाहिए, \D 3, ठीक है, उसके बाद डैश हो, जो करेक्टर फिक्स होता है तो आप उसको उसी तरह लिख जाते हैं, उसके बाद फिर, यार ये मेरी राइटिंग ऐसी है कि मुझे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह करके आप लिख के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो यूज़र आपका इनपुट दे रहा है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यूज़र से, हमने कई दफ़ा यूज़र से इनपुट लिया है नंबर्स के बारे में, ठीक है, यूज़र से मैं जब भी हम कमांड लाइन पे इनपुट लेते हैं तो हमने उसको वेरीफाई करना हो, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे यूज़ करके हम उसे बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ किया हमने डेसिमल्स लेने हैं सिर्फ, तो हम यानी कि ये रूल बना सकते हैं ना, ये इस तरह के //d स्टार डॉट //t स्टार, मतलब कि ज़ीरो और मोर, लेकिन खैर ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही ज़ीरो भी फिर एक नंबर, ज़ीरो नंबर तो खैर बन ही जाएगा, हाँ। लेकिन खैर इस तरह करके आप रूल लगा के अपने इनपुट को वैलिडेट कर सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक और मुख्तसर सा टॉपिक है, हमने इसको आज हम थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर लेंगे अभी अपने कोड में। तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग, जैसे हमने कहा था कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है ना, एक दफ़ा हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लें तो फिर उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से जब हम स्ट्रिंग डेवलप कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर, यानी कि बिल्ड कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब हमने का स्टूडेंट इन्फो को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था ताकि हम उसको प्रिंट कर सकें, तो हम एक स्ट्रिंग के ऊपर एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, तो ये काम स्ट्रिंग की क्लास के लिए, स्ट्रिंग की क्लास इस काम के लिए नहीं बनी, तो लिहाजा स्ट्रिंग बिल्डर इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको ज़्यादा आप बाद में इस्तेमाल करेंगे एडवांस करते वक्त कॉन्करेंसी का। अदरवाइज़ दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिर्फ ये है कि स्ट्रिंग बफर जो है वो थ्रेड सेफ है, वो सिंक्रोनाइज्ड क्या कहते हैं मैनिपुलेशन होती है, लेकिन बहरहाल वो अभी अब हमारा टॉपिक नहीं है, तो अभी समझ लें हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ आल्सो ओके, हम स्ट्रिंग बफर भी यूज़ कर लें तो इट्स ओके। दोनों की जो अभी हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं जो लिस्ट हमारे सामने है, वो दोनों के लिए सेम है। अ, हम चाहें तो हमसे हमेशा ही स्ट्रिंग बफर यूज़ कर लें, मेरे ख्याल में दैट इज़ सेफ एनीवेज। उसकी जो ज़्यादा उसकी डिटेल है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम बाद में किसी वक्त
पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हमें यूज़ करने में हमें उसमें कोई मसला नहीं है। नीचे जो क्लास है वो स्ट्रिंग बिल्डर की है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि यही स्ट्रिंग बफर में सेम मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है। और नाम से जैसे जाहिर है, ये वही है अपेंड, यानी कि कोई स्ट्रिंग के अंदर कुछ अपेंड करना है। ठीक है। पहले अगर हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया होता तो हम स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस समथिंग करते थे। ठीक है। इस केस में हम सिंपल अपेंड का मेथड कॉल कर लें, और वो जो भी उसके साथ अपेंड करना हो, स्ट्रिंग करना हो, कोई प्रिमिटिव टाइप करना हो, कोई करेक्टर की अरे करनी हो, ठीक है, हम वो कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज़। ठीक है। जो कि नॉर्मल स्ट्रिंग में उस तरह मुमकिन नहीं है। नॉर्मल स्ट्रिंग में मुमकिन सिर्फ इस तरह है कि वो एक नई स्ट्रिंग बना देगा आपको। ठीक है। इंसर्ट कोई डेटा ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसमें से कुछ, किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, किसी सर्टन पॉइंट के ऊपर करेक्टर ऐड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये इसकी हम जब तफसील जैसे यहाँ पर लिखी हुई है राइट साइड के ऊपर थोड़ी सी, और हम इसके डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से वो चीज़ पता लग जाएगी। और हम इसको थोड़े से एक्सपेरिमेंट कोड के अंदर भी करते रहेंगे तो ज़्यादा आइडिया होता रहेगा। हम अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर आ जाते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करें, जहन में लाएं हमने क्या क्या किया था। हमने उसमें क्लासेस बनाई थी, कोर्स की, टीचर की, स्टूडेंट की, स्कूल की क्लास भी बनाई थी जो यहाँ नहीं लिखी हुई, और स्केजुअल की क्लास भी बनाई थी, 5 क्लासेस बनाए थे। ठीक है। उसमें हमने डेटा उन क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन किया था, अक्सर में नेम किया था डिफ़ाइन, किसी में स्केजुअल किया था, और एक में क्रेडिट आवर्स मिसाल के तौर पे किया था, स्केजुअल 2 में किया था। तो ये डिफरेंट किस्म का डेटा था। ठीक है। फिर उनमें कुछ हमने बिहेवियर डिफ़ाइन किए थे, कि जी गेट ऑब्जेक्ट इन्फो मतलब गेट स्टूडेंट इन्फो, गेट टीचर इन्फो, गेट ब्ला ब्ला इन्फो, ये हमने कुछ इम्प्लीमेंट किए थे, कुछ आज भी करेंगे। ऐड स्टूडेंट, ऐड ब्ला ब्ला, ऐड ब्ला ब्ला, इस तरह के हमने मेथड इम्प्लीमेंट किए थे। उनके सेटर्स बनाए थे, सेट और गेटर्स बनाए थे। तो ये सारे बिहेवियर फंक्शन थे। कहने का मकसद ये है कि ये एक समरी है कि ये चीज़ें तो हमने की। हमें अंदाज़ा है कि जब हमने स्कूल बनाया था, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, हमने गेस किया था कि जी क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। गेस का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट से हमने चीज़ें उठाई थी और उसको एनालाइज करके वो स्ट्रक्चर बनाया था। फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हमने इतने अरसे से जो हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ डेटा होता है और कुछ ना कोई बिहेवियर होता है, उन्हीं के बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लास बनाते हैं। तो ये सब हमने किया है। अ, आज हम बेसिकली इसको इस्तेमाल करते दो काम करेंगे। एक तो कुछ बिहेवियर वगैरह हम ऐड भी करेंगे, और इनको इस्तेमाल करते वक्त, इस्तेमाल करते हुए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, हाँ बड़ा बड़ा लिखो तो सही रहता है भाई। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट, अभी देखें ना, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हमने डेटा टाइप्स को इम्प्लीमेंट किया है। अब हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को इटसेल्फ इम्प्लीमेंट करेंगे कि जी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करना है, इंफॉर्मेशन उसमें से निकालना, और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। लेट्स सी हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है उसमें कितना कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। अब आप लोग क्लिप्स के स्क्रीन देख रहे हैं। ये हमने इम्प्लीमेंट किया था। बेसिकली हमने जो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, क्लासेस का स्ट्रक्चर हमने कुछ बनाया था, और ये वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया था। और प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देखें तो हमने कुछ डेटा डिफाइन किया था। उस डेटा की बेस के ऊपर फिर हमने अपनी क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनिशलाइज किया था। और इनिशलाइज करने के बाद हमने ऐड ब्ला ब्ला, एडमिट स्टूडेंट, ये सारे काम किए थे। और उसके बाद हमने ये स्टूडेंट की इन्फो को प्रिंट किया था, टू सी के जी ये वाकई सब कुछ चल रहा है। ये मैंने अभी दोबारा रन किया है, आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। ये स्क्रीन नज़र आ रही है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है जी कि पहला स्टूडेंट, उसका नाम S1 है, रोल नंबर 101 है, और उसने 2 कोर्स लिए हुए हैं। इसी तरह दूसरा कोर्स स्टूडेंट है, उसने 3 कोर्स लिए हुए हैं, और जो तीसरा स्टूडेंट है उसने 2 कोर्स लिए हुए हैं। तो ये हमने किया था पहले। ठीक है।
इसमें हमने देखें क्या किया था, हमने बेसिकली कुछ डेटा को लेके हार्ड कोड उसको इनिशलाइज करके उसके लिहाज से इंफॉर्मेशन प्रिंट की थी। तो प्रैक्टिकली हमने सिर्फ ये किया था कि अपनी जो क्लासेस बनी थी उनको इस्तेमाल किया था। दो काम, एक एक काम तो ये है कि जी अच्छा, ये जो गेट स्टूडेंट इन्फो है कि हमें हमने वो सिर्फ एक काम किया था ना कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी थी। लेकिन अगर हमें टीचर की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करनी हो, हमें कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी, तो वो हमने नहीं किया था। तो एक तो हम पहले ये कर लेते हैं जी कि हमने स्टूडेंट की क्लास के अंदर बिहेवियर ऐड किया था कि भाई ये स्टूडेंट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट की क्लास के अंदर, मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने ये इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, हम जल्दी से जाते हैं और यही फंक्शन जो है या इसी तरह का फंक्शन जो है वो टीचर में भी इम्प्लीमेंट करना है कि टीचर भी अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकता है। इससे आपको दोबारा से वो वाली प्रैक्टिस भी होगी जो हमने स्टूडेंट के मतलब किया था। टीचर का डेटा है क्या जी, ये है नेम, कोर्स और ऑफिस आवर्स। ठीक है, कि उसका नाम क्या है, वो पढ़ाता क्या है, और ऑफिस आवर्स क्या है। तो प्रैक्टिकली हमने यही प्रिंट करना है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट टीचर इन्फो। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पर देखें स्टूडेंट के केस में हमने यहाँ स्ट्रिंग यूज़ किया था, और हमने फिर एस इन्फो इज इक्वल टू एस इन्फो प्लस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें लिखना पड़ा था, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्लास है। तो हमने अभी सीखा है कि इसके अलावा अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर टी इन्फो जो है वो टीचर इन्फो है, फर्ज किया न्यू स्ट्रिंग बफर हम कर देते हैं। ठीक है, या स्ट्रिंग बफर को हम स्ट्रिंग से टीचर इन्फो कॉलन। ठीक है, अ, ये रेड लाइन आती रहेगी अगर हम जब तक रिटर्न का लाइन नहीं लिख रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि वो रेड लाइन गायब हो जाए। अच्छा, अगर हम इसको लिखेंगे रिटर्न टी इन्फो तो वो कहेगा नहीं ये भी रेड लाइन है, क्योंकि उसको स्ट्रिंग रिटर्न करना है, स्ट्रिंग बफर नहीं करना। तो डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसको स्ट्रिंग इन बफर के अंदर ये मेथड है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये पूरा हो गया। अब हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने ये नाम प्रिंट करना है, कोर्स प्रिंट करना है, ऑफिस आवर्स प्रिंट करना है। तो नाम प्रिंट करने के लिए सबसे पहले टी इन्फो डॉट अपेंड अपेंड कर देते हैं जी। क्या चीज़ पे अपेंड कर देते हैं, नेम कॉलन स्पेस, जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, दिस डॉट नेम। ठीक है, नाम के आगे नाम कर दिया, और उसके बाद हमें सॉरी न्यू लाइन करनी है, न्यू लाइन, और उसके बाद कोर्स है, कोर्स। ठीक है, कोर्स के बाद दिस डॉट कोर्स डॉट गेट नेम। ठीक है, कोर्स का नाम जो है वो प्रिंट कर दे। और इसके बाद क्या चीज़ है, नाम प्रिंट हो गया, कोर्स का नाम प्रिंट हो गया, ऑफिस आवर्स। ठीक है, तो लेट्स सी टी इन्फो डॉट अपेंड दिस डॉट ऑफिस आवर्स डॉट गेट स्केड्यूल। स्केड्यूल के अंदर, ऑफिस आवर्स के अंदर ऑलरेडी प्रिंटेड है गेट स्केड्यूल जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो लिहाजा हम वो कर देंगे। इन दोनों के बीच में हमें कुछ डालेंगे, वरना जो है ना ये नाराज़ हो जाएगा, यानी कि वो नई लाइन में नहीं देगा तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। नाम हमने प्रिंट किया, ठीक है, विद न्यू लाइन। देन कोर्स प्रिंट किया हमने विद न्यू लाइन, और उसके बाद हमने उसका स्केड्यूल प्रिंट कर दिया।
बल्कि हम इसके साथ एक डैश वाली लाइन भी कर देते हैं ताकि वो सेपरेशन हो जाए। ये हमने कर लिया। हम वापस चलते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में और टी वन डॉट गेट टीचर इन्फो और T2 डॉट गेट टीचर इन्फो। अब हमारे पास दो टीचर की इन्फॉर्मेशन थी, वो भी हम प्रिंट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो सारी हमने यहाँ प्रिंट की थी, और अभी अभी हमने टीचर की इन्फॉर्मेशन प्रिंट की कि जी टीचर वन का जो नेम है अभी यहाँ पर बैक स्लैश न्यू लाइन होना चाहिए, कि अदरवाइज वो उस लाइन में चला गया। तो टीचर का जो नाम है वो T1 है, कोर्स जो है मैथ्स है, और मंडे को 2 बजे और फ्राइडे को 1 बजे, और इसी तरह दूसरा टीचर जो है वो ट्यूसडे को 12 बजे और फ्राइडे को 2 बजे। ये वो करता है। हम इसका सिर्फ यहाँ पर एक बैक स्लैश एन डाल देते हैं ताकि वो उसी लाइन में ना जाए। ठीक है, बल्कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि इसकी खैर है, अगर ये नहीं, इसमें हम बैक स्लैश टी डाल देते हैं ताकि ये दूर रहे। एक दफ़ा फिर मैं चला के आपको दिखा देता हूँ क्विकली। ये हमने, ये देखें, T1 नेम कोर्स मैथ्स, और ये तो इस तरह करके हमने इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया है कि जी ये वाला काम हमने किया था, मैंने सिर्फ रिपीट किया है वही काम, कि जी जिस तरह हमने स्टूडेंट में बिहेवियर डाला था इसी तरह हमने अब टीचर में डाल दिया, और इसी तरह हम स्केड्यूल में पहले से मौजूद है, कोर्स में हम डाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, कोर्स की क्लास में, कि वो ये बिल्कुल उसी तरह टीचर की तरह ही तकरीबन प्रिंट होगा वो। मैं अब बहुत जल्दी करके उसको डालता हूँ आपके सामने। अ, ये जो गेट टीचर इन्फो है मैं इसको गेट कोर्स इन्फो में डाल रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये चेंज कर दूंगा मैं, जहाँ जहाँ टीचर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं कोर्स कर दूंगा। अच्छा, कोर्स के अंदर ये चीज़ नहीं चाहिए, क्रेडिट आवर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये क्रेडिट आवर्स हो जाएगा। दिस डॉट, तो कोर्स का नाम आ गया जी, कोर्स के क्रेडिट आवर्स आ गए, और कोर्स का स्केजूल आ गया। दैट्स इट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये टी इन्फो टीचर इन्फो के लिए था, हम इसको सी इन्फो कर देते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और आर प्रेस करते हैं। उसके बाद मैं सी लिखता हूँ, मैंने ऑल्ट शिफ्ट और आर से रिफैक्टरिंग होती है आई इक्लिप्स के अंदर, तो लिहाजा जब मैंने इसको चेंज किया उसने सारी जगह चेंज कर दिया। तो ये हमारा कोर्स क्विकली इम्प्लीमेंट हो गया। हम दोबारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं, और हम वहाँ पर कोर्स हमारे मेरे ख्याल में 3 है, वो भी हम प्रिंट कर देते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, उर्दू। मैं इसको अब रन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो है नाम हमारा सही प्रिंट हो गया, कोर्स इन्फो में नाम फिजिक्स क्रेडिट आवर्स 2। और एक चीज़ हमारी गड़बड़ हो गई है कि जी हम जो स्केजुअल प्रिंट कर रहे हैं, स्केजुअल जो है वो, हाँ सॉरी, हमने क्या करना है, हम जो स्केजुअल प्रिंट कर रहे हैं स्केजुअल नहीं प्रिंट करना है, बल्कि स्केजुअल डॉट गेट स्केजुअल प्रिंट करना है इसको, बल्कि ये चीज़ सही नहीं है, ये होगा, ये ऐसे था, दिस डॉट स्केजुअल डॉट गेट स्केजुअल, क्योंकि ये स्केजुअल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका हमने गेट्स, उसके अंदर गेट स्केजुअल इन्फो या गेट, उसमें हमने गेट स्केजुअल नाम रखा था तो गेट स्केजुअल है, वरना हर जगह हमने इन्फो लगाया है। इसको भी इन्फो लगा देना चाहिए हमें। हम इसको यूँ इन्फो लगा सकते हैं कि हम इसके अंदर जाएं,
वही ऑल्ट शिफ्ट आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या राइट क्लिक करें आप, ठीक है, और रीफैक्टर, रीफैक्टर ये रहा रीफैक्टर, और उसमें जाके रीनेम, ठीक है, रीनेम कर दें इसको गेट स्केड्यूल इन्फो। ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है हर जगह चेंज कर देगा, सिर्फ यही नहीं चेंज करेगा, ये वहाँ भी चेंज कर देगा जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने इसको यहाँ इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी इसने इसको चेंज कर दिया, और अगर कहीं और इस्तेमाल कर रहा होता तो वहाँ पर भी कर देता, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है, ये हमारा स्केजुअल है इसका, वो जो अभी गलत आ रहा था वो सही हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ क्लासेस बनाई हैं, उसमें कुछ डेटा डाला है, और उस डेटा को हमने दिखाया है कि जी हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने अभी तक कोई प्रोग्राम बनाया नहीं है, कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया, या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक काफ़ी हार्ड कोडेड किस्म का सिस्टम बनाया है कि भाई इस स्कूल में जाना, यही 3 स्टूडेंट हैं, यही 2 वो हैं। हमारे पास कोई जो है वो वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, लाइव किस्म का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें हम नए स्टूडेंट्स को ऐड कर सकें, नए कोर्स को ऐड कर सकें, मे भी पुराने कोर्स को इवन रिमूव कर सकें, नए टीचर ऐड कर सकें, टीचर को रिमूव कर सकें। तब हम कहेंगे ना कि ये हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम उस तरफ चलते हैं, अदरवाइज हम इस चीज़ को यहाँ पर वैसे, इस पोर्शन को, पिछले वाले पोर्शन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, और हम उसको सेपरेट उसको करते हैं।